नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए राजधानी लाइव की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 जून यानी आज उत्तर प्रदेश के दौरा करेंगे और प्रधानमंत्री लगभग 11 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ पहुंचेंगे, जहां वे यूपी इन्वेस्टर समिट के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3.0 में भाग लेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री दोपहर लगभग 1:45 पर कानपुर के परोख गांव पहुंचेंगे, जहां वे माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ पथरी माता मंदिर के दर्शन करेंगे। इसके बाद दोपहर करीब 2 बजे वे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के भवन जाएंगे, जिसके बाद दोपहर 2:15 पर मिलन केंद्र का दौरा करेंगे। ये केंद्र माननीय राष्ट्रपति का पैतृक घर है, जिसे सार्वजनिक उपयोग के लिए दान कर दिया गया था और एक सामुदायिक केंद्र में परिवर्तित कर दिया गया था। जिसके बाद वे दोपहर 2:30 बजे परोख गांव में एक सार्वजनिक समारोह में शामिल होंगे। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के दौरान प्रधानमंत्री 80,000 करोड़ रुपए से अधिक 1,406 परियोजनाओं का यहां पर शिलान्यास करेंगे और परियोजनाओं में कृषि और समृद्ध आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स, एमएसएमई, विनिर्माण, अध्यक्ष ऊर्जा, फार्मा, पर्यटन, रक्षा और एरोस्पेस आदि जैसे विविध क्षेत्र शामिल हैं। और इस समारोह में देश के उद्योग जगत के दिग्गज शामिल होंगे। आपको बता दें कि 2021-22 फरवरी 2018 को यूपी इन्वेस्टर समिट 2018 में आयोजित किया गया था, जबकि पहला ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 29 जुलाई 2018 को, दूसरा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 28 जुलाई 2019 को आयोजित की गई थी। पहले ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के दौरान 61,500 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की 81 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया था और दूसरे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में 67,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 290 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया था। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आज पीएम मोदी लखनऊ के दौरे पर है, तो इसे लेकर क्या कुछ अपडेट सामने आए हैं? निशा, देखिए, बिल्कुल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ और कानपुर यानी यूं कहे कि उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे और लगभग 11 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंचेंगे। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जो औद्योगिक यूं कह सकते हैं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रही है 3.0 की, उसमें कहीं ना कहीं हिस्सा लेंगे और उसका उद्घाटन भी करेंगे। लगभग बात की जाए तो 80,224 करोड़ रुपए की 1406 परियोजनाएं हैं, जिसको कहीं ना कहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी आधारशिला रखेंगे और इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में जो सरकार का लक्ष्य है $1 ट्रिलियन की जो लक्ष्य है, उसके जो ग्राउंड ब्रेकिंग, उसके लिए जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी और इसके लिए बड़े बड़े उद्योगपति राजधानी लखनऊ देर रात पहुंच चुके हैं और लखनऊ के प्रतिष्ठान के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी सकता है बहुत ही भव्यता से गया है और लखनऊ एयरपोर्ट से लेकर गांधी तक पूरी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है। और ये कहा जा सकता है कि $1 ट्रिलियन के निवेश के लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि इससे पहले भी 2018 में इन्वेस्टर समिट 2 बार कराई जा चुकी है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कराई थी। और कहा जा सकता है कि कृषि, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स, एमएसएमई और विनिर्माण, लक्ष्य ऊर्जा समेत तमाम जो कह सकते हैं कि इन में अगर वो इन्वेस्टर समिट कराकर इसमें निवेश कराने के लिए तैयार है। और कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में हिस्सा लेने के बाद वो कानपुर जाएंगे, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ पथरी माता के मंदिर के दर्शन करेंगे और उसके बाद लगभग दोपहर 2 बजे बी.आर. अंबेडकर भवन में जाएंगे, जहां पर 2:15 पर और केंद्र का दौरा भी करेंगे। और केंद्र राष्ट्रपति का पैतृक घर है और जहां सार्वजनिक उपयोग के लिए दान किया गया था और उसको सामुदायिक केंद्र बनाया गया था और कहीं ना कहीं मिलन केंद्र के रूप में परिवर्तित किया गया था। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2:30 बजे पौरख गांव पहुंचेंगे, सार्वजनिक समारोह में शामिल होंगे और कहा जा सकता है इतना कार्यक्रम करने का उद्देश्य शाम दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। और इस मौके पर जो लखनऊ में भव्यता से कार्यक्रम हो रहा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3.0 की जो सेरेमनी हो रही है, उसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंच चुके हैं और उद्योग जगत के भी बड़े से बड़े नाम कहे जा सकते हैं, अडानी ग्रुप से लेकर अंबानी ग्रुप तक के सभी इन्वेस्टर समिट में शामिल होने के लिए
राजधानी देर रात पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षा के साथ उनको रात्रि भोजन पे बुलाया था और रात्रि भोजन में सभी उद्योगपतियों ने हिस्सा लेने का काम किया था और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि औद्योगिक विकास में इस बड़े कदम पर प्रदेश के सभी 75 जिलों में भागीदार का मॉडल तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग एक बड़ी परियोजना का वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। 3,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर आधारशिला सेरेमनी जो है उसकी सेरेमनी में वर्चुअल कहीं ना कहीं रखेंगे और आधारशिला रखेंगे और सीधा प्रसारण अलग अलग स्क्रीनों पर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में लगाया गया है। और कहा जा सकता है कि सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है कि उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी संख्या में निवेश हो। $1 ट्रिलियन का जो उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है उसको छूने का काम किया जाए और लगभग 1406 जो परियोजनाएं हैं उसका आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। और कहा जा सकता है कि 170 से भी ज्यादा जो उद्यमी है, उद्योगपति है, वो कहीं ना कहीं राजधानी पहुंचे हैं और कहा जा सकता है कि लगभग 11 बजे कार्यक्रम शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 10:30 से 11 के बीच में लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। लखनऊ एयरपोर्ट से सीधा वो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान जाएंगे जहां पर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3.0 हो रही है। वहां पर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत प्रधानमंत्री होंगे, राज्यपाल होंगे, रक्षा मंत्री होंगे और जो लगभग 170 से ज्यादा उद्यमी है वो कहीं ना कहीं इसमें शामिल हो सकेंगे। और बात करें उद्यमी की, उद्यमी में आदित्य बिरला ग्रुप के समूह चेयरमैन मंगला बिरला, हीरानंदानी समूह के अध्यक्ष निरंजन हीरानंदानी, एयर लिक्विड के उपाध्यक्ष मैथ्यू और रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर के निवेशक अनंत अंबानी जैसे दिग्गज लोग इसमें आज शामिल होंगे और बहुत ही भव्यता से ये ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी मनाई जा रही है। और सरकार की ये तीसरी ब्रेकिंग सेरेमनी है जो अपने शासनकाल में पिछले शासनकाल में उन्होंने 2 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कराई थी और ये 2022 की शुरुआत में ही उन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी मना रहे हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा निवेश उत्तर प्रदेश में हो सके और विकास की ओर अग्रसर जो उत्तर प्रदेश है उसको ले जाया जा सके। जितिन, जिस तरीके से आज पीएम मोदी जो है यूपी के दौरे पर रहने वाले हैं और आज दिन भर का पीएम मोदी का क्या क्या कार्यक्रम रहने वाला है, एक नजर इस पर डालिए। देखिए बिल्कुल निशा, उसमें आज लगभग 11 बजे वो लखनऊ पहुंचेंगे। उसके बाद लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है 3.0 की, उसमें हिस्सा लेने के बाद उसका आधारशिला और शिलान्यास करने का लगभग 80,224 करोड़ रुपए की जो परियोजना है 1406 उनपे कहीं ना कहीं उनका वो शिलान्यास करने के बाद वहां पर हिस्सा लेने के बाद वो सीधा लगभग 1:30 बजे के आसपास 2 बजे के आसपास वो कानपुर चलेंगे जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ पथरी माता के मंदिर के दर्शन करेंगे। उनका पैतृक जो घर है वहां जाने का काम करेंगे और ऐसे कई कार्यक्रम कानपुर में भी रखे गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट है क्योंकि राष्ट्रपति भी कानपुर में है और प्रधानमंत्री भी लखनऊ और कानपुर दोनों ही जाएंगे और तमाम जो उद्योगपति हैं सभी सुरक्षा एजेंसियों की पूरी नजर है और लखनऊ कानपुर में विशेष नजर रहेगी जहां पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रहेंगे, तमाम उद्यमी हैं और उत्तर प्रदेश सरकार ने उद्यमियों का पूरी सुरक्षा व्यवस्था का कह सकते हैं कि इंतजाम कर रखा है। तमाम वीवीआईपी गाड़ी आ चुकी है और बड़ा बेड़ा यूं कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री से पहले वहां पर उद्योगपतियों का पहुंच जाएगा और कहा जा सकता है कि पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम रखे गए हैं इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जहां पर उद्यमी रहेंगे और किसी भी प्रकार की चूक ना हो उस पर प्रशासन ने और पुलिस प्रशासन ने सभी पैनी नजर रखी है। जी जितेंद्र, जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री जो हैं यूपी के दौरे पर रहने वाले हैं तो उनके इस दौरे को लेकर जो प्रशासन है उसने क्या क्या तैयारियां करके रखी हैं? देखिए लगातार कई दिनों से ये तैयारियां चल रही है और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। तमाम सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर रखी गई हैं क्योंकि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और तमाम जो देश के बड़े उद्यमी हैं, जो उद्योगपति हैं, जो भी यहाँ शामिल होगा पूरी तरह से पैनी नजर रखी जाएगी। चप्पे चप्पे भी पुलिस कर्मियों का और जो सुरक्षा एजेंसियों का है वो नजर रहेगी और पूरी तरह से रोडों को कहा जाता है कि जब प्रधानमंत्री गुजरेंगे तो पूरी तरह से रोडों को रोक दिया जाएगा और किसी प्रकार का संचालन नहीं होगा जहां पर प्रधानमंत्री जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए जा चुके हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से प्रधानमंत्री आज यूपी के दौरे पर आ रहे हैं और उसी के साथ आज एक बड़ी सौगात भी प्रधानमंत्री यहां पर यूपी के लोगों को दे सकते हैं और कितनी परियोजनाओं का यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करने वाले हैं? देखिए पहले भी बातचीत बता चुका हूँ, 80,224 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हैं और उसमें लगभग 1406 परियोजनाएं हैं जिसमें एमएसएमई सेक्टर, डेयरी प्लांट, शिक्षा और तमाम जो
परियोजना है उसका कहीं ना कहीं आधारशिला वर्चुअल रखेंगे और कहीं ना कहीं निवेश जुटाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 में से सत्ता संभाली तो 2 बार अपने 5 साल के कार्यकाल में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कराई थी और उसके बाद अभी 2022 की शुरुआत में ही एक ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कराई जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि लगभग 60,000 करोड़ की इससे पहले उन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में आधारशिला निवेश करवाया था और अब लगभग 80,000 करोड़ का टारगेट है। तो कोशिश की जा रही है कि सभी उद्यमी हिस्सा ले चुके हैं और आज हिस्सा लेंगे और कहीं ना कहीं सभी अलग अलग क्षेत्रों में निवेश करने के लिए सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। जी जितेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं 3 जून यानी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं और प्रधानमंत्री लगभग आपको बता दें कि 11 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ पहुंचेंगे जहां वे यूपी इन्वेस्टर्स समिट के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3.0 में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर लगभग 1:45 पर कानपुर के परौख गांव पहुंचेंगे जहां वे माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ पथरी माता मंदिर के दर्शन करेंगे और उसके बाद आपको बता दें कि करीब दोपहर 2 बजे डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन भी प्रधानमंत्री जाएंगे और जिसके बाद दोपहर 2:15 पर मिलन केंद्र का दौरा भी उनके द्वारा किया जाएगा। ये केंद्र माननीय राष्ट्रपति का पैतृक घर है जिसके सार्वजनिक उपयोग के लिए दान कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि केंद्र ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को फंसाने के लिए 3 साल पुराना एक मामला उठाने की साजिश रची है। वरिष्ठ आप नेता आतिशी ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान दावा किया कि केंद्र ने सिसोदिया को गिरफ्तार करवाने के लिए अपनी सभी जांच एजेंसियों ईडी, दिल्ली पुलिस और सीबीआई को फर्जी मामले की तैयारी शुरू करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने दावा किया कि स्वास्थ्य और बिजली समेत विभिन्न विभागों का कामकाज संभाल रहे सत्येंद्र जैन को बिना किसी नए सबूत के ईडी ने एक मामले में गिरफ्तार किया। उससे पहले दिन केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि स्वास्थ्य मंत्री जैन की भांति ही उप मुख्यमंत्री को भी किसी फर्जी मामले में शीघ्र ही गिरफ्तार किए जाने की आशंका है। जैन को धन शोधन से जुड़े एक मामले में निर्देशालय द्वारा सोमवार को गिरफ्तार किया गया था। आतिशी ने एक कथित दस्तावेज दिखाया जिसमें भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने भाजपा की दिल्ली इकाई के नेताओं हरीश खुराना और नीलकांत बख्शी से उनके द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों के सिलसिले में अतिरिक्त ब्यौरा और दस्तावेज मांगे थे। इन दोनों भाजपा नेताओं ने शिकायत की थी कि सिसोदिया और जैन विद्यालय कक्षाओं और भवन के निर्माण में 2000 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल थे। ये शिकायत नई दिल्ली के पुलिस उपायुक्त को 2 जुलाई 2019 को दी गई थी जिसमें एसीबी के पास अग्रसरित इसे किया गया था और आतिशी ने कहा कि ये मामला पिछले 3 सालों से कहां था। इस मामले में कुछ नहीं हुआ क्योंकि सभी एजेंसियां जानती थी कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं है। केंद्र आप विधायकों के पीछे क्यों पड़ी है। आगे आतिशी ने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कुछ महीने पहले इसकी गिरफ्तारी की आशंका प्रकट की थी और वही हुआ। अब हमें पता चला है कि सिसोदिया गिरफ्तार होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र ने सिसोदिया को गिरफ्तार करवाने के लिए अपनी सभी एजेंसियों ईडी और दिल्ली पुलिस और सीबीआई को फर्जी मामले की तैयारी शुरू करने के आदेश दिए हैं। देखिए, अभी कुछ ही दिन पहले हमने देखा कि किस तरह से सत्येंद्र जैन जी को एक फर्जी केस में अरेस्ट किया गया है। एक ऐसा केस जिस पे सीबीआई ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन कर चुकी है, एक ऐसा केस जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन कर चुका है, एक ऐसा केस जो ईडी खुद 8 साल से इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और बिना किसी नए सबूत, बिना किसी नए गवाह के अब सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन हमें ये पता था ये होने वाला है क्योंकि हमें कई सूत्रों ने बताया था कि केंद्र सरकार सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार करने वाली है और अब हमारे सूत्र बिल्कुल वही चीज बता रहे हैं कि केंद्र सरकार ने अपनी सारी एजेंसियों को बुलाया, दिल्ली पुलिस को, सीबीआई को, एंटी करप्शन ब्रांच को, ईडी को, आईटी डिपार्टमेंट को, और उनको मैंडेट दिया है कि मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ कोई ना कोई फर्जी केस बनाया जाए। और उसका सबूत भी है हमारे पास कि किस तरह से एंटी करप्शन ब्रांच ने एक 3 साल पुरानी शिकायत आज फिर से 10 दिन पहले निकाल ली है और उस पर सबूत और शिनाख्त की तैयारियां करी जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली मॉडल है, जो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है,
जो गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा देती है, जो दिल्ली के हर इंसान को फ्री में इलाज देती है, ये भारतीय जनता पार्टी को पच नहीं रही है। ये भारतीय जनता पार्टी को पच नहीं रहा है कि दुनिया भर में आज दिल्ली मॉडल का डंका बज रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी को पच नहीं रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दिल्ली सरकार को बुलाया जा रहा है, वर्ल्ड एजुकेशन फोरम में लोग दिल्ली सरकार की बात सुनना चाहते हैं, यूनाइटेड नेशंस में लोग दिल्ली सरकार की बात सुनना चाहते हैं। इसलिए अब आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ, मंत्रियों के खिलाफ, एमएलएस के खिलाफ बहुत सारे फर्जी केसेस की शुरुआत हो रही है। लेकिन जिस तरह आम आदमी पार्टी शिक्षा और स्वास्थ्य का दमखम भरती है, एजेंसियां उसी पे चोट कर रही हैं, क्योंकि चाहे स्वास्थ्य मंत्री को तो उसमें शिक्षा के मामले में, या आप जो कह रही हैं मनीष सिसोदिया को शिक्षा के मामले में, और स्वास्थ्य मंत्री को स्वास्थ्य के मामले में घेरा जा रहा है। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के इन फर्जी केसेस से डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम कट्टर ईमानदार हैं। भारतीय जनता पार्टी ये पहली बार नहीं कर रही है। उन्होंने अपनी एजेंसीज को लगा के हमारे 54 एमएलएस पर केस किए हैं। तो इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ चुके हैं। राजीव, आपने ये दावा किया है कि जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं मनीष सिसोदिया, उन्हें केंद्र जो है उन्हें एक 3 साल पुराने मामले पर जो है 3 साल जो पुराना मामला है उसे उठाने की कोशिश कर रही है और इसमें एक साजिश रची जा रही है। तो इसे लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने के आरोप लगाया कि मनीष सिसोदिया का भी गिरफ्तार किया जा सकता है, यानी कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री जो है उनको कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई के द्वारा जो है वो कहीं ना कहीं गिरफ्तार करने की केंद्र सरकार की तरफ से रणनीति चल रही है, और इसी को लेकर कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिले। और मगर बात करें जिस तरीके से भाजपा की, तो भाजपा के 2 नेताओं ने इस तरीके की 2019 के अंदर एक शिकायत दर्ज की गई थी कि स्कूलों के अंदर जितने भी रूम बनाए गए हैं वो लगभग 3 से 5 लाख रुपए के खर्चे के अंदर बनने चाहिए थे, और उनकी लागत जो है वो इतनी ही बताई गई, मगर लगभग कह सकते हैं 25 लाख रुपए के करीब एक रूम पर खर्च किया गया दिल्ली सरकार के द्वारा। यानी कि बड़ा घोटाले की तरफ भाजपा के नेताओं ने इशारा करते हुए नजर आए, और यहाँ तक कि कह सकते हैं एसीबी को जिस तरीके से शिकायत की गई और लगातार ये भी कहा गया कि लगातार दिल्ली सरकार जो है बड़े घोटाले करती नजर आ रही है। बच्चों की जो शिक्षा है उसको लेकर कहीं ना कहीं जिस तरीके से रूम बनाने के लिए बात करें या क्लास रूम बनाने को लेकर जो जिस तरीके से कोशिश की जाएगी, और लगातार उसके अंदर जो बजट होना चाहिए था वो लगभग 3 से 5 लाख रुपए का होना चाहिए था, मगर 25-25 लाख रुपए जो एक क्लास रूम पर खर्च किए गए हैं, तो उसका खर्चा कहां से जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं अब कह सकते हैं एसीबी की तरफ से लगातार कह सकते हैं आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं, और लगातार इसको लेकर कई कह सकते हैं मदन लाल खुराना के जो बेटे हैं हरीश खुराना, उन्होंने जिस तरीके से कल पत्र पेश किया गया कि हमने 2019 के अंदर शिकायत दी गई थी, और उस शिकायत के आधार पर कहीं ना कहीं जो ईडी है या फिर कहें सीबीआई है वो कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर सकती है। मगर इसके लेकर जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले आम आदमी पार्टी की तरफ से, खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी बात करें, विधायकों की तरफ से बात करें, तो लगातार कहीं ना कहीं भाजपा को कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से फर्जी केस के अंदर सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया है, उसी फर्जी केस से कहीं ना कहीं मनोज सिसोदिया को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। मगर आतिशी ने जिस तरीके से कहा है कि 3 साल पुराना केस है, तो 3 साल से अभी तक ईडी क्या सो रही थी, और लगातार कहीं ना कहीं ईडी को भी घेरने की कोशिश की गई, सीबीआई को भी घेरने की कोशिश की गई, और ये भी कहा गया कि ईडी और सीबीआई जो है वो केंद्र सरकार के इशारे पे काम करती हुई नजर आ रही है। मगर यहाँ बात करें 3 साल पुराने केस की, तो 3 साल पुराना जो केस है उसके अंदर जांच बिल्कुल होना चाहिए, और दिल्ली सरकार ने अगर कुछ भी गलत नहीं किया है तो उस जांच से डरने की जरूरत नहीं है दिल्ली सरकार को। जी राजीव, जिस तरीके से आप नेता आतिशी का ने ये दावा किया है कि उपराज्यपाल को जो है केंद्र सरकार ने उपराज्यपाल को गिरफ्तार करने के लिए केंद्र सरकार ने अपनी जो एजेंसियां हैं उनको निर्देश दे दिए हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें उप मुख्यमंत्री की, यानी कि मनीष सिसोदिया की, तो जिस तरीके से गिरफ्तार करने के लिए रणनीति बनाई जा रही है, और यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी कहा गया, आतिशी की तरफ से भी कहा गया कि केंद्र सरकार के इशारे पे जो ईडी जो है वो फर्जी केस बनाकर अब मनोज सिसोदिया के यानी कि उप मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर सकती है। और इसको लेकर कहीं ना कहीं कल सारे दिन यही कहते आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले। भाजपा की तरफ से भी कहीं ना कहीं इसी को लेकर लगातार कहीं ना कहीं केंद्र सरकार
दिल्ली सरकार को घेरने की कोशिश की गई कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया है तो फिर उन्हें डरने की जरूरत क्या है, और बच्चों के नाम क्यों ले जा रहे हैं कि 8 लाख जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं शिक्षा से बेघर हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के जो आरोप है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार, भाजपा की तरफ से भी लगाए गए और दिल्ली सरकार की तरफ से भी ये कहा गया कि फर्जी केस के अंदर फंसाने की कोशिश की जा रही है। अगर फर्जी केस है तो उसके लिए कहीं ना कहीं ये भी कहा गया कि अगर फर्जी केस ईडी लगा रही है या सीबीआई लगा रही है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है दिल्ली सरकार के द्वारा। मगर यहाँ पर दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं ईडी को ही कटघरे के अंदर लेती हुई नजर आ रही है। जी राजीव, जिस तरीके से एमसीडी के चुनाव अब होने वाले हैं, तो क्या बीजेपी ये पूरी जो साजिश बीजेपी रच रही है, क्या ये एमसीडी के चुनाव के लिए रची जा रही है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आप। यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार के, यानी कि दिल्ली के अंदर जो लगातार कहीं ना कहीं एमसीडी के चुनाव के लिए लगातार कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार करने की जो प्रक्रिया होनी चाहिए थी वो भी देखने को मिल रही है। लगातार कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर आरोप भी लगाए और लगातार जो चुनाव भी टालने की कोशिश की गई है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार हमला कर रही है। मगर कहीं ना कहीं एमसीडी के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए ही इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। मगर यहाँ पर बात करें सत्येंद्र जैन की, तो सत्येंद्र जैन को कहीं ना कहीं हिमाचल का चुनाव प्रभारी बनाया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे थे कि हार की डर की वजह से केंद्र सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं कह सकते हैं सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया फर्जी केस के अंदर। और यही फर्जी केस जो है, इस तरीके का फर्जी केस जो है वो कहीं ना कहीं अब मनोज सिसोदिया यानी कि दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर लगाए जा सकते हैं। तो लगातार कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप जरूर है, मगर यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है दिल्ली सरकार को अगर उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि जांच के अंदर ही सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। मगर अगर जांच सही होती है तो कहीं ना कहीं मनोज सिसोदिया की जो गिरफ्तारी है वो बिल्कुल तय होती नजर आ रही है। जी राजीव, जिस तरीके से यहाँ पर 3 साल पुराना मामला की बात की गई है, केंद्र सरकार उस पर उप मुख्यमंत्री को फंसाने की कोशिश कर रही है, तो ये 3 साल पुराना मामला क्या है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें 3 साल पुराने मामले की, तो जिस तरीके से कहा गया फर्जी केस, 3 साल पुराना केस जो फर्जी केस है वो लगाया जा रहा है। हकीकत में समझने वाली बात यह है कि 3 साल पुराना केस जो भाजपा के नेता जो हरीश खुराना है उन्होंने लगाया था और उसके लिए कहीं ना कहीं शिकायत दी गई थी। उस पत्र को कल हरीश खुराना ने प्रेस वार्ता के माध्यम से कहीं ना कहीं पेश करने की भी कोशिश की गई कि 2019 के अंदर ये शिकायत दी गई थी कि दिल्ली सरकार जो है दिल्ली के स्कूलों के अंदर जो क्लासरूम बना रही है उसका खर्च दिल्ली सरकार ने 3 से 5 लाख रुपए रखा था। मगर लगभग 3 से 5 लाख रुपए की जगह पे बल्कि में 25 लाख रुपए एक रूम पर खर्च किए गए, यानी कि 200 करोड़ रुपए का जो कह सकते हैं भ्रष्टाचार किया गया, तो वो बच्चों के नाम पर किया गया, यानी बच्चों की शिक्षा को लेकर। मगर इसी को लेकर लगातार कहीं ना कहीं आप आरोप प्रत्यारोप लगते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से अब जांच होने वाली है उससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को जरूर डर लगता हुआ नजर आ रहा है। जी राजीव, पहले सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हो जाती है और अब उप मुख्यमंत्री की भी गिरफ्तारी की बात की जा रही, तो केंद्र इस तरीके से आपके पीछे क्यों पड़ी हुई है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें भाजपा की, तो भाजपा के द्वारा जिस तरीके से कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी के द्वारा कि केंद्र सरकार के इशारे पर कहीं ना कहीं, यानी भाजपा के इशारे पर ईडी और सीबीआई काम कर रही है, फर्जी केसों को लगाया जा रहा है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के बीच पड़ने वाली बात जो कही गई है वो लगातार कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों के द्वारा की जा रही है, ना कि केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार सिर्फ जांच एजेंसियों को आदेश दे सकती है कि आपने इतने पुराने केस को क्यों अभी तक सॉल्व नहीं किया। तो इस तरीके के जो प्रतिक्रिया है वो जरूर देखने को मिल सकती है। ईडी जरूर अपनी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। सत्येंद्र जैन को भी उसी आधार पर एक कह सकते हैं गुजरात की जो कंपनी थी जिसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस था उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। वो लगभग कह सकते हैं 8 साल पुराना हो चुका है। और यहाँ पर बात करें शिक्षा मंत्री की, यानी मनीष सिसोदिया की, तो उनके ऊपर जो केस लगाया गया वो लगभग 3 साल पुराना है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही केसों के अंदर पैसे का लेन देन बताया जा रहा है और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार किया जा रहा है। तो उससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को भी डर लगता हुआ नजर आ रहा है और केंद्र सरकार जो है वो कहीं ना कहीं जांच कराना चाहती है कि वाकई में ही सच्चाई क्या है। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने बृहस्पतिवार को ये दावा किया था कि केंद्र ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को फंसाने के लिए 3 साल पुराना एक मामला उठाने की साजिश जो है रची है। और आप नेता आतिशी ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान दावा किया कि केंद्र ने सिसोदिया को गिरफ्तार करवाने के लिए अपनी जो सभी जांच एजेंसियां हैं उन्हें निर्देश दे दिए हैं। और उन्होंने ये भी दावा किया कि स्वास्थ्य और बिजली समेत विभिन्न विभागों का कामकाज संभाल रहे सत्येंद्र जैन को बिना किसी नए सबूत के ईडी ने एक मामले में गिरफ्तार किया। तो
तो चलिए फिलहाल वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो एक बार फिर से आपका राजधानी लाइव में स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। पंजाब में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैकों को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से लैस करने के उद्देश्य से राज्य के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने देहरादून स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च का दौरा किया। परिवहन विभाग की टीम सहित IDTR पहुंचे भुल्लर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायतों के मुताबिक सड़क हादसे घटाने के लिए लाइसेंस जारी करने की प्रणाली को और दुरुस्त करने और लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया को पुख्ता तरीके से तेज करने के लिए राज्य में स्थित ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रकों को अपडेट करने की जरूरत है। और सेंटर का दौरा करने के उपरांत स्थानीय अधिकारियों के साथ मीटिंग के दौरान मंत्री को बताया गया कि माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च इंडिया की और मारुति सुजुकी के इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च द्वारा साझा तौर पर स्मार्टफोन आधारित प्रौद्योगिकी HAMS तैयार की गई है, जिसको देहरादून के ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट सेंटर में इस्तेमाल किया जा रहा है। मंत्री ने बताया कि मानव स्पर्श रहित और सेंसर आधारित यह आधुनिक प्रौद्योगिकी टेस्ट देने वाले व्यक्ति की पहचान के समय होने वाली धोखाधड़ी को रोकेगी। टेस्ट देने वाले व्यक्ति द्वारा सीट बेल्ट इस्तेमाल न करने और ट्रैफिक सिग्नल के उल्लंघन के बारे में रिपोर्ट देगी। इस एप्लीकेशन के में चौराहों के नजदीक गाड़ी चलना, समांतर पार्किंग और गाड़ी बैक करने के दौरान ड्राइविंग के स्थापित मापदंडों के बारे में सटीक मार्गदर्शन दिया जाएगा। और उन्होंने बताया कि इस एप्लीकेशन में टेस्ट के अंक और नतीजे अपने आप तैयार हो जाएंगे और अपने टेस्ट की जांच करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए वीडियो भी तैयार हो जाएगा। और आपको बता दें कि परिवहन मंत्री ने अपने साथ दौरे पर गए विभाग के सचिव विकास गर्ग और स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विमल कुमार सेतिया को जल्द से जल्द उक्त प्रौद्योगिकी हासिल करने संबंधित कार्रवाई आरंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मानव मूल्यांकन रहित होने के कारण इस प्रौद्योगिकी से काम में तेजी आएगी, क्योंकि केवल 10 मिनट में टेस्ट मुकम्मल होगा और रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके साथ ही पहले की अपेक्षा बारीकी से टेस्ट के नतीजे तैयार होंगे और ताकि सभी वास्तविक उम्मीदवारों को ही लाइसेंस जारी किया जा सके। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित कुमार जुड़ चुके हैं। अमित, सबसे पहले एक बड़ा प्रश्न यही उठता है कि ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट क्या है? एक बार विस्तार से इसकी जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए ऑटोमेटिक अगर हम कहें ड्राइविंग टेस्ट में ये होता है कि कोई भी इंस्ट्रक्टर या फिर टेस्ट वहां नहीं होता है। जी हाँ, सिर्फ एग्जाम लेना है वो अपनी गाड़ी लेके जाएगा और वहां पे एक ऑटोमेटिक टेस्ट ट्रैक होता है जहां पे सेंसर्स और कैमरे लगे होते हैं, जिसपे सभी इंस्ट्रक्शंस आपको ऑलरेडी दिए होते हैं। एक मोबाइल के थ्रू आपको इंस्ट्रक्शन जाएगा कि आपने गाड़ी पार्क करनी है, आपने ड्राइव करना है, आपने लेफ्ट लेन में जाना है या राइट लेन में जाना है। तो एक फुली ऑटोमेटिक टेस्ट ट्रैक होता है जिसको आपने फॉलो करना है और इसके बहुत ज्यादा फायदे क्यों है कि इसमें आप किसी तरह की भी चीटिंग ऑटोमेटिकली मैंडेट हो जाती है या फिर चीटिंग पॉसिबल नहीं रहती, क्योंकि जितना भी टेस्ट रिजल्ट आना है वो सेंसर्स के थ्रू आना है, जो कंप्यूटर के थ्रू आना है उसने जनरेट करना है। तो बिल्कुल ऑटोमेटिक टेस्ट हो जाता है और इससे बिल्कुल चीटिंग और किसी तरह की भी घूसखोरी भी अवॉइड हो जाती है, क्योंकि वहां पर कोई व्यक्ति होता ही नहीं है टेस्ट चेक करने के लिए या आपको स्कोर देने के लिए। बाकायदा टेस्ट मशीन से होता है, मशीन आपके जो जितनी परफॉर्मेंस होगी उस चीज को कंसिडर करेगी और आपको फाइनली जब आपने ट्रैक पूरा कर लिया कि आपने सीट बेल्ट पाया नहीं पाया, क्या आपने रेड लाइट पे ब्रेक लगाई नहीं लगाई, क्या आप गलती फुटपाथ पे तो नहीं चढ़ गए थे, क्या आपका एक्सटर्न जो आपने लिया था वो ठीक था, या आपने जो राउंड अबाउट से यू टर्न लिया क्या वो ठीक था, उन सभी चीजों क्या आपने इंडिकेटर दिया, हर एक चीज हर एक पहलू की जांच ऑटोमेटिक ट्रैक पे हो जाती है और इससे किसी तरह की भी चीटिंग का ऑप्शन नहीं बचता है। तो ये एक बड़ा इनिशिएटिव लिया जा रहा है और खुद इसका फायदा आ गया। देखिए जब इतने रिगरस टेस्टिंग होती है तो इससे ये होता है कि ड्राइवर जो टेस्ट देने आ रहे हैं वो ऑलरेडी काफी अच्छी तरह सीख के आते हैं, क्योंकि मेजर एक्सीडेंट अगर पंजाब की बात करें सबसे ज्यादा एक्सीडेंट के कारण या तो वो लोग होते हैं जिन्होंने क्या ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता या फिर वो लोग होते हैं जिन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस घूस दे के बनवाया होता है। जी हाँ, सीधे तौर पे घूस दे के बनवाया होता है कि उनके पास कहने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस है
पर एक्चुअल में उन्हें गाड़ी चलानी नहीं आती है, या फिर हम कहें कि थोड़ी बहुत चलानी आती है पर वो उस हिसाब से ट्रैफिक में सक्षम नहीं है। तो इन सब चीज़ों से वो चीज़ अवॉइड हो जाएगी। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की हिदायत है कि आपने अपने यहाँ पे हर स्टेट को बोल दिया गया है कि अपने यहाँ पे ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक्स लगवाने हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी, पहले तो इससे टेस्ट का रिजल्ट जल्दी आता है कि 10 मिनट के अंदर कि आपने टेस्ट किया, 10 मिनट में आपका रिजल्ट आपके पास आ गया, आपने वीडियो देखनी है कि आपने कहाँ-कहाँ गलती की है, उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो ये एक चीज़ है कि पूरी तरह से इसे ऑटोमेटेड कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरीके से इसमें इंटरफेरेंस ना की जाए। तो इससे लोग काफ़ी ज़्यादा समझदार हो चुके हैं, उनको भी पता है कि अब टेस्ट में किसी तरह की भी ढिलाई नहीं होगी, तो उनको बिल्कुल 100% प्रिपेयर होके जाना है और 100% ही रिजल्ट आने के बाद उनको उनका लाइसेंस मिलेगा। तो एक मेजर अपग्रेड है। और इसी चीज़ को पंजाब में लाने के लिए देहरादून के दौरे पर खुद पंजाब के ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजी भुल्लर हैं, और वो ये चीज़ चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये पंजाब में आ जाए, क्योंकि इस इनिशिएटिव का पंजाब में आने से पंजाब में पहले तो जो ड्राइविंग टेस्ट की लाइन है वो ज़्यादा जल्दी छोटी होएगी। बहुत ज़्यादा लोगों की वेट है, बहुत ज़्यादा लोग चाहते हैं कि उनको ड्राइविंग लाइसेंस जल्द से जल्द मिल जाए। तो वो चीज़ बहुत जल्दी खत्म होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ऑटोमेटिक है, तो सिर्फ टेस्ट देना है और आपको अपना रिजल्ट मिल जाएगा। तो इसमें किसी तरह की इंटरफेरेंस नहीं है, ना ही ह्यूमन टच आएगा। तो इससे जो लंबा प्रोसेस है, 5-6 स्टेज का प्रोसेस है कि कोई टेस्ट है, कोई टेस्टर है, वो आपका टेस्ट लेगा, फिर वो आपकी ड्राइविंग टेस्ट देखेगा, उसके बाद वो रिपोर्ट सबमिट करेगा, फिर वो ऑफिस जाएगी, ऑफिस में जाके उनको स्कोर का आकलन होगा, फिर उसके फाइनली आपको ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू होगा। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं शॉर्ट कर दी गई हैं। तो एक मेजर इनिशिएटिव है जिसका लोगों को और सरकार दोनों को फायदा मिलेगा। जी अमित, जिस तरीके से अगर कोई व्यक्ति ये टेस्ट देता है और किसी कारणवश वो फेल हो जाता है इस टेस्ट में, तो क्या उसे दोबारा चांस मिलेगा इसमें? जी, बिल्कुल। देखिए, ड्राइविंग टेस्ट होता ही है कि अगर आप फेल हो जाते हैं तो दोबारा ले सकते हैं। एक टाइम पीरियड होता है कि आपने अगर अभी दिया है तो 1 महीने बाद आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। कुछ टाइम पीरियड डिसाइड किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप फेल हो गए तो दोबारा आपकी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पर हाँ, ये ज़रूर है कि एक इनिशिएटिव ज़रूर है कि इससे आपको ये है कि आपको स्कोर आपका साथ-साथ मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको ये तक मिल जाएगा, आपको वीडियो मिल जाएगी कि आपने गलती कहाँ किया, आपसे चूक कहाँ हुई है। क्या आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी? क्या आपने रेड लाइट जंप की थी? या फुटपाथ के ऊपर आपकी गाड़ी चल गई थी? कि आपसे यू टर्न नहीं लगा था। ये चीज़ बिल्कुल पेचीदा तरीके से एक-एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करके दे दी जाएगी, ताकि अगली बार जब आप टेस्ट देना है तो आपसे ये गलती ना हो। अमित, जिस तरीके से ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट को लेकर परिवहन मंत्री ने एक मीटिंग की थी अधिकारियों के साथ, तो इस मीटिंग में अहम बातें क्या रही? हाँ, देखिए, इस मीटिंग में वो खुद देहरादून के दौरे पर हैं। देखिए, देहरादून दौरे पे वो ये चाहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक नया सिस्टम एचएमएस बनाया गया है, जिसमें हर चीज़ मोबाइल एप्लीकेशन थ्रू हो जाती है, जिसमें वो चीज़ उस इस प्रणाली को वो पंजाब में लाना चाहते हैं, ताकि पंजाब के पास भी ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक्स हो, जिस चीज़ को इस्तेमाल जल्द से जल्द। फिर देखिए, जब ये प्रोसेस ऐसा नहीं है कि अगर आप आज गए, कल सॉफ्टवेयर खरीदा और यहाँ पे ले आए और ये चल, इसके लिए आपको बाकायदा स्मार्ट ट्रैक्स भी बनाने होंगे, जिनमें कैमरा लगा हो, जिनमें सेंसर लगे हों। तो उन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ये बहुत ज़्यादा है कि ये प्रोसेस करीब 1 से 1.5 साल लेगा। तो ऐसे में जितनी जल्दी ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, उतनी जल्दी हमारे पास पंजाब के ऐसे ऑटोमेटिक ट्रैक्स आएँगे। तो इसी चीज़ को एक्सपेडाइट करने की बात की जा रही है, इसी चीज़ को लेके स्टेप्स देखे जा रहे हैं कि अलग-अलग जगहों का दौरा किया जा रहा है, अलग-अलग सीधा क्या है कि ऑटोमेटिक ट्रैक्स देखे जा रहे हैं कि आखिर ये चलते कैसे और क्या इन्हें पंजाब में इम्प्लीमेंट करने का हमें फ़ायदा मिलेगा। उन सब चीज़ों की वो खुद ऑन स्पॉट विज़िट करके जाँच कर रहे हैं। जी। हमें जिस तरीके से ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट जो है, जाहिर सी बात है कि ये आम लोगों के लिए है, तो अगर ये हमें आम लोगों तक पहुंचाना है तो इसके लिए सरकार द्वारा ऐसी क्या व्यवस्था की गई है? कैसे सरकार ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट के लिए लोगों को जागरूक कर सकती है? देखिए, ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट के लिए लोगों को जागरूक करने की जरूरत नहीं होगी। देखिए, ये एक बेसिक चीज है कि अगर आपने टेस्ट देने जा रहे हैं तो निर्धारित स्पॉट्स होते हैं कि आप आरटीओ दफ्तर जा रहे हैं, वहां पे आप एप्लीकेशन देते हैं और उसके बाद आपको बकायदा बता दिया जाता है कि आपको इस दिन आना है। तो यहाँ पर कुछ चेंज नहीं होगा, आम जनता के लिए कोई मेजर चेंजेस नहीं आएंगे, बस बल्कि उनका प्रोसेस आसान हो जाएगा। जहाँ पे पहले उनको एक इन्विजिलेटर आके चेक करता था, अब यहाँ पे उन्हें बस अपनी गाड़ी लेके एक ट्रैक में जाना है, वहां पर ऑफकोर्स उसको टोकन मिलेगा या एक प्रणाली सेट की जाएगी कि आपके इतने बजे टेस्ट है, आपने उस टाइम पहुंचा और वहां पे आपने जाके टेस्ट लेना है। तो देखिए, ये एक बहुत ज्यादा सिंपल स्टेप हो जाएगा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा मेजर स्टेप आम जनता को उठाने होती है, ना ही उनको अवेयर करनी होता है। आम जनता जो टेस्ट देने आ रही है, उनको एक ही काम होता है कि उन्हें गाड़ी सही तरीके से चलानी है, और वही चीज इन्होंने ऑटोमेटिक ट्रैक पर भी करनी है। ऑटोमेटिक ट्रैक का उन्हें ये फायदा होगा कि उनको टेस्ट का रिजल्ट 10 मिनट के अंदर मिल जाएगा और उनकी जो उन्होंने ड्राइविंग की उसकी वीडियो भी उनको मिल जाएगी। ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है, या हम कहें एक एक्स्ट्रा फायदा उन्हें सरकार की तरफ से इन ऑटोमेटिक ट्रैक के जरिए मिलेगा। हमें जिस तरीके से ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट जो है, इसे लेकर परिवहन मंत्री ने जो विभिन्न विभाग के अधिकारी थे उन्हें क्या-क्या निर्देश दिए हैं?
देखिए विभिन्न अधिकारियों से ये पूछा गया कि पहले सबसे पहले कि फंड्स एलोकेशन, स्पॉट्स कि कहाँ-कहाँ ये ऑटोमेटिक ट्रैक्स लगाए जा सकते हैं, कहाँ-कहाँ फैसिलिटीज अपग्रेड की जा सकती हैं, अभी जहाँ टेस्ट हो रहे क्या है इनको वहीं पर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इन सब चीज़ों की डिटेल्स माँगी है, उनसे बाकायदा पॉइंटर्स लिए गए हैं कि हम ये ट्रैक्स कहाँ लगा सकते हैं, हमारे पास फंड्स कितने अवेलेबल हैं, इनका खर्चा क्या आएगा, इन सब चीज़ों को लेके उनसे सीधे तौर पे रिपोर्ट माँगी गई है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि पंजाब में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैकों को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से लैस करने के उद्देश्य से राज्य के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने देहरादून स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च का दौरा किया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने गुरुवार को कोविड-19 के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता व्यक्त की है। साथ ही पवार का कहना है कि अगर राज्य में कोरोना के मामले ऐसे ही बढ़ते रहे तो फेस मास्क लगाना अनिवार्य करना होगा। और महाराष्ट्र में बुधवार को कोविड-19 के 1081 नए मामले दर्ज किए गए हैं। अगर बात की जाए कोविड-19 के, ये मामले 24 फरवरी के बाद सबसे अधिक हैं। और हालांकि बुधवार को आए कोविड-19 के आंकड़ों के अनुसार कोई भी मौत नहीं हुई थी। अगर मुंबई के कोविड-19 के आंकड़ों पर नजर डालें तो मुंबई में बुधवार को 739 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए थे और 710 मरीजों में कोरोना के कोई भी लक्षण नहीं देखे गए थे। हालांकि जिन लोगों में कोरोना के लक्षण देखे गए हैं वो अस्पताल में भर्ती हैं और बुधवार को मुंबई में 29 मरीज अस्पताल में भर्ती हुए हैं और वहीं 5 मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है। मुंबई में फिलहाल कोरोना के 102 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। इससे पहले मंगलवार को मुंबई में 506 कोरोना के मामले दर्ज किए गए थे और मंगलवार की तुलना में बुधवार को 233 मामलों में वृद्धि हुई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बड़े कोविड के मामलों पर उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने महाराष्ट्र में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, ये चिंता की बात है और मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। सीएम उद्धव ठाकरे से भी कल इस विषय पर बात हुई है। पिछले अनुभव को ध्यान में रखते हुए सभी संबंधित विभागों को अलर्ट पर रहने को कहा गया है। कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार जो हैं उन्हें गुरुवार को उन्होंने कोविड-19 के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता व्यक्त की है और साथ ही पवार का कहना है कि अगर राज्य में कोरोना के मामले ऐसे ही बढ़ते रहे तो फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। और महाराष्ट्र में बुधवार को कोविड के 1081 नए मामले दर्ज किए गए हैं और कोविड-19 के ये मामले 24 फरवरी को सबसे अधिक थे। आपको बता दें कि बुधवार को आए कोविड-19 के आंकड़ों के अनुसार अभी तक कोई मौत नहीं हुई है। अगर मुंबई में कोविड-19 के आंकड़ों पर नजर डालें तो बुधवार को 739 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए थे। 710 मरीजों में कोरोना के कोई लक्षण नहीं देखे गए। हालांकि आपको बता दें जिन लोगों में कोरोना के लक्षण जो है देखे गए हैं वो अस्पताल में भर्ती हैं। बुधवार को मुंबई में 29 मरीज अस्पताल में भर्ती हुए और वहीं 5 मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है अजित पवार, उन्होंने ये संकेत दिए हैं कि महाराष्ट्र में जो है मास्क को अनिवार्य किया जा सकता है, इसके लिए इस पर क्या कुछ अधिक अपडेट आपके पास है? बिल्कुल निशा जी, देखिए महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना की लहर बढ़ने लगी है। इस लिहाज से महाराष्ट्र सरकार की चिंताएं भी बढ़ गई है। महाराष्ट्र सरकार ने कल दोपहर एक मीटिंग की। इस मीटिंग में यह बताया गया कि जिस तरह से महाराष्ट्र में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में एक बार फिर से सरकार को लोगों को जागरूक करना होगा, अलर्ट करना होगा और इस बीच फेस मास्क लगाना अनिवार्य करना होगा। इस तरह की गाइडलाइन जारी की गई है। फिलहाल सरकार कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बूस्टर डोज ले, जिससे कोरोना संक्रमण से बचे। लेकिन जिस तरह से पिछले एक हफ्ते से लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, उसको लेकर सरकार चिंता व्यक्त कर रही है और सरकार ने तमाम जो यंत्रणा है उसको वापस सुचारू रूप से चलाने और तमाम जो कोविड हॉस्पिटल्स है उन्हें वापस तैयार रहने के लिए आदेशित किया है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में अगर कोरोना की रफ्तार ऐसी ही रही तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र सहित मुंबई के लोगों के लिए एक मुसीबत की बड़ी बात हो सकती है। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से जो कोरोना के केस महाराष्ट्र में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आंकड़ों में इजाफा होता जा रहा है, तो इसे लेकर राज्य सरकार द्वारा क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, राज्य सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि
ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक रहे, जो लापरवाही बरतते हैं अभी, क्योंकि लॉकडाउन के बाद से अनलॉक के बाद से लगातार लोगों ने मास्क, फेस शील्ड, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करना, प्रयोग करना सब लोगों ने छोड़ दिया है। इस लिहाज से भी देखा जा रहा है, और खासकर मुंबई आर्थिक राजधानी है, मुंबई में लोग जो जो लोकल ट्रेन है वहां सफर करते हैं, मुंबई के ऑटो रिक्शा, टैक्सी में सफर करते हैं, तो ज्यादा भीड़ हो जाती है। इस लिहाज से भी सरकार चाहती है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, एहतियातन जो सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग है, इसके अलावा मास्क है, उसको लगाना जरूरी करना होगा। इस तरह की गाइडलाइन सरकार बनाने के फिराक में है, लेकिन सरकार यह चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण से जागरूक रहे, लोगों को यह जानकारी भी रहे कि कोरोना संक्रमण जो रफ्तार है कितनी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में लोगों को सावधान रहने के लिए गुजारिश कर रहे हैं। सत्य प्रकाश, जिस तरीके से वैक्सीनेशन की अगर बात की जाए तो कितने प्रतिशत वैक्सीनेशन अभी तक महाराष्ट्र में हो चुका है, और वैक्सीनेशन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या किए जा रहे हैं, और जो बाहर से महाराष्ट्र में जो लोग आ रहे हैं उन पर क्या निगरानी रखी जा रही है, उन्हें उनको लेकर क्या व्यवस्था यहाँ पर की गई है सरकार द्वारा? बिल्कुल निशा जी, देखिए सरकार चाहती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में वैक्सीन की दोनों डोज ले ले, लेकिन इस बीच सरकार के एक नया आदेश आया है कि बूस्टर डोज भी आया हुआ है, उसे भी लोग ले सकते हैं। ऐसे में तय जो उसकी राशि है 225 रुपए रखी गई है कि लोग बूस्टर डोज ले और अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। लेकिन इस बीच तमाम जो वैक्सीनेशन सेंटर थे उसे वापस से चालू किया गया है। स्कूलों में भी छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन का काम युद्धस्तर पे चल रहा है। हालांकि तमाम स्कूल के द्वारा अब लोगों को बुला कर वैक्सीन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार की जो नई गाइडलाइन है उसके तहत घर घर जाकर वैक्सीनेशन का काम किया जाना चाहिए। लेकिन जो सरकारी आंकड़े ये बताते हैं कि मुंबई महाराष्ट्र में 80% की वैक्सीनेशन का काम किया जा चुका है। ऐसे में 20% ऐसे लोग हैं जिन्होंने कारणवश वैक्सीन नहीं लिया है या मुंबई से बाहर रहे हैं। तो इस तरह की व्यवस्था जो है सरकार चाहती है, और सरकार ने इसके लिए बाकायदे गाइडलाइन भी जारी की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बूस्टर डोज ले, वैक्सीन के दोनों डोज ले, जिससे आने वाले समय में संक्रमण का कोई खतरा न रहे। सत्य प्रकाश, जिस तरीके से डिप्टी सीएम ने अजित पवार ने यहाँ पर उद्धव ठाकरे से भी इस पूरे विषय पर बात की, तो इस पूरे विषय पर जब बात की गई तो क्या कंक्लूजन, क्या निष्कर्ष निकलकर बाहर आया? कल कोरोना को लेकर एक बैठक की गई। इस बैठक में अजित पवार सहित मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे भी मौजूद रहे। इस बीच यह चर्चा किया गया कि किस तरह से महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना पर लगाम लगाया जाए। इसके अलावा महाराष्ट्र में, मुंबई में जो तैयारियां हैं मरीजों को लेकर, हॉस्पिटल को लेकर, वो कैसी तैयारियां हैं, किस तरह का आदेश दिया जाए। लेकिन एक बात और सामने खुल के आई है, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एक नया आदेश दिया गया है जिसमें कोविड-19 से मरने वालों परिवारों के 17,000 लोगों को 50-50 हजार देने का सरकार ने ऐलान किया है। लेकिन इस ऐलान के पहले सरकार ने एक एसआईटी टीम बनाई है। वह एसआईटी टीम पूरे मामले की जांच करेगी, दस्तावेज चेक करेगी, किसकी मौत हुई है, कैसे मौत हुई है, उनके परिजन को 50,000 रुपया दिया जाएगा। इस तरह की नई गाइडलाइन सरकार ने बनाई। सत्य प्रकाश, जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो इसे लेकर, स्कूलों को लेकर या किसी अन्य चीज को लेकर सरकार द्वारा कोई निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं? देखिए, कोविड-19 के दौरान ही जब वैक्सीनेशन का दौर चल रहा था, उसी दौरान सरकार की तरफ से एक आदेश आया था कि स्कूली बच्चों को भी वैक्सीन की डोज देनी चाहिए। इस बीच जो उम्र सीमा तय की गई थी उसमें 18 से 26 साल के लोगों को की गई थी। उसके बाद फिर जो है नीचे जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें भी वैक्सीन देने का काम शुरू किया गया। लेकिन तो स्कूल खुले थे, उन बच्चों को तो वैक्सीन दे दी गई, लेकिन काफी बच्चे या तो अपने पैतृक गांव गए हुए थे या तो फिर छुट्टी पे थे, उन्हें वैक्सीन नहीं मिल पाई है। तो सरकार चाहती है जो बच्चे छुट्टी पे है उन्हें भी बुलाकर वैक्सीन दिया जाए और अनिवार्य किया जाए वैक्सीन। इसके अलावा जो कॉलेजेज है उसमें भी 100% जो है बच्चों को वैक्सीन देना चाहिए। कोई बच्चे से छूटने नहीं चाहिए जिन्हें वैक्सीन की डोज नहीं दी गई। यानी कि सरकार का पूरा जोर कहीं न कहीं वैक्सीन को लेकर है। लोग वैक्सीनेटेड रहेंगे तो लोगों का संक्रमण का खतरा कम होगा, जिसमें मौत दर कम हो जाएगी। हालांकि अभी जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें मौत दर बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन संक्रमण लगातार बढ़ते जा रहा है। क्योंकि वीकली अगर संक्रमण का आंकड़ा देखा जाए तो पिछले मंगलवार को 550 के करीब मामले आए थे, लेकिन बुधवार को 721 मामले आए, जिसमें 29 लोगों को आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। उन आंकड़ों में से 5 लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। तो ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में अगर इसी तरह से कोविड-19 की रफ्तार रही तो जाहिर तौर पर मुंबई करों के लिए बहुत
चिंता का विषय है। खासकर सरकार भी इस विषय को लेकर चिंतित है और लोगों को भी जागरूक रहने की जरूरत है। लोग अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो कोरोना एक बार फिर से उन्हें अपने पेट में ले सकता है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने गुरुवार को कोविड-19 के बढ़ते मामलों को लेकर जो है चिंता व्यक्त की है और इसी के साथ आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लगातार जो है कोरोना बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। तो चलिए, फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। चंपावत विधानसभा के उपचुनाव की 3 जून यानी आज को मतगणना होनी है और मतगणना को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपको बता दें कि मतगणना के लिए 12 टेबल लगाई गई हैं और 13 राउंड में मतगणना पूरी कर ली जाएगी। चंपावत विधानसभा उपचुनाव के लिए 31 मई को मतदान हुआ था, जिसकी आज 3 जून को चंपावत के गौरल चौड़ मैदान में मतगणना होगी। मतगणना को लेकर जिला निर्वाचन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। मतगणना के लिए कर्मचारियों को पूर्व में ट्रेनिंग दी जा चुकी है और वहीं ट्रेनिंग का दूसरा सत्र विकास भवन में लगातार जारी है। आपको बता दें कि चंपावत जिलाधिकारी नरेंद्र भंडारी ने बताया कि मतगणना को लेकर पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। आज सुबह 8 बजे से ही जो मतगणना है वो शुरू हो गई है और मतगणना के लिए 12 जो टीमें हैं वो लगाई गई हैं। 13 चरणों में मतगणना पूरी होगी और मतगणना निष्पक्ष और समय से पूरी हो, इसके लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। आपको बता दें कि चंपावत विधानसभा उपचुनाव में मंगलवार को करीब 64% मतदान हुआ और जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कांग्रेस उम्मीदवार निर्मला गहतोड़ी के बीच सीधा मुकाबला है। आपको बता दें कि चंपावत जिला निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार चंपावत विधानसभा सीट पर कुल 151 मतदान केंद्रों पर वोटिंग हुई है। तो ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर मतगणना जो है वो शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि इस पूरी मतगणना में 12 टेबल लगाए गए हैं, जिसमें कि आपको बता दें कि आज जो है मतगणना अभी 8 बजे से ही शुरू हो चुकी है और 13 राउंड में ये मतगणना जो है पूरी कर ली जाएगी और इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा पूरी तैयारियां की गई हैं। तो ये लाइव तस्वीरें हम आपको उत्तराखंड के चंपावत से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो मतगणना की लाइव तस्वीरें हैं ये आप देख रहे हैं, जहां पर मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मतगणना होना जो है वो शुरू हो चुका है और आज शाम तक जो है स्थिति जो है 3 लेयर की जो सुरक्षा व्यवस्था वो कर रखी है। इनर क्वार्टर में पैरामिलिट्री है, आउटर क्वार्टर में पीएसी और पुलिस बल के जवान है और जो गेट जो 2 एंट्री गेट है दोनों में हमने थानाध्यक्ष लेवल के और सीओ लेवल के अधिकारी लगाए हैं और पूरी व्यवस्था कर रखी है। जो भी एजेंट या जो भी कार्यकर्ता जा रहे हैं और जो भी मतगणना कार्मिक जा रहे हैं उनको प्रॉपर चेकिंग फिस्किंग की जा रही है, उनका ID चेक किया जा रहा है, उसके बाद उनको अंदर दिया जा रहा है। और रही बात जिले की, उसके बाद में जो भी विजय प्रत्याशी होगा उनके जो भी कार्यक्रम होगा उसके अनुसार हमने अलग से रिजर्व में फोर्स रखा है, उसके अंदर हम फोर्स में कि आज जो है चंपावत उपचुनाव का जो रिजल्ट है आज आने वाला है और तो
तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित चौधरी जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से 3 जून यानी आज चंपावत उपचुनाव का रिजल्ट आने वाला है, तो जो चंपावत उपचुनाव का रिजल्ट आज आने वाला है, तो कितने बजे तक ये स्थिति, रिजल्ट की स्थिति जो है साफ हो पाएगी? देखिए निशा, चंपावत विधानसभा के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि बाई इलेक्शन में यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने थी, और जिस तरीके से लगातार यहाँ पिछले 1 महीने से देखा जा रहा है कि जो भाजपा लगातार यहाँ माहौल बना रही थी, वो कहीं ना कहीं उसका फायदा दिखता हुआ नजर आ रहा है। अभी दूसरे राउंड की यहाँ पर काउंटिंग हो चुकी है, और उसमें जो सूबे के मुखिया हैं पुष्कर सिंह धामी, वो करीब 7,000 वोट से आगे चल रहे हैं। वहीं जो यहाँ पर कांग्रेस की प्रत्याशी है निर्मला गैतोड़ी, उनको 300 मत के करीब उनको मिले हैं। तो इस आंकड़े से साफ पता चलता है कि जो क्रेज है मुख्यमंत्री का, वो लगातार किस तरीके से चंपावत विधानसभा के लोगों के सर चढ़ के बोल रहा है, और लोगों ने एक तरफा वोट कहीं ना कहीं उनको दिया है। दूसरे राउंड में अगर ये स्थिति है, तो अभी 13 राउंड होने हैं, तो आगे क्या स्थिति होगी, तो इस संख्या के हिसाब से अंदेशा जताया जा रहा है कि बहुत जल्द यहाँ के जो आंकड़े हैं वो सामने आ जाएंगे, और पुष्कर सिंह धामी एक बड़ी जीत दर्ज करने वाले हैं। उसको लेकर के यहाँ जो भाजपा के कार्यकर्ता बेहद ही उत्साहित नजर आ रहे हैं, और पूरी तरीके से जो चंपावत उपचुनाव का जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं अब दिखता हुआ नजर आ रहा है, और चंपावत विधानसभा के जो लोग हैं वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। अमित, जिस तरीके से कुछ ही आज शाम तक जो है, जो रिजल्ट है जो क्लियर हो जाएगा, उसके बाद जो भी प्रत्याशी जीतकर सामने आएगा, तो उसके क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं? निशा, मैं आपको बता दूं कि मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है, और जो सरकारी समय अवधि है वो 5 बजे तक रहने वाली है, लेकिन 13 राउंड की काउंटिंग होनी है। और जिस तरीके से अभी क्योंकि 1 घंटा नहीं हुआ है और 2 राउंड की यहाँ पर काउंटिंग हो चुकी, तीसरे राउंड की काउंटिंग चल रही है, तो ये तेजी से चीजें होनी है, और संभवतः दिन तक ये कहीं ना कहीं इसके रिजल्ट निकल के आ जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री क्योंकि आज यही मौजूद है, और पूरी तरीके से प्रशासनिक अमला यहाँ मौजूद है, यहाँ अगर जो प्रत्याशी जीत के आता है, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जनता के बीच में जाएगा, एक खुशी जाहिर की जाएगी, और भाजपा की तरफ से तैयारी की जानी शुरू हो चुकी है लोगों के बीच में जाने की, क्योंकि मुख्यमंत्री जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे, बड़ी जीत दर्ज करने वाले हैं, उसको लेकर के लोगों में उत्साह है, और भाजपा के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। और ये संदेश, क्योंकि बाई इलेक्शन हुआ है, और ये संदेश पूरे देश में कहीं ना कहीं जाना है उत्तराखंड को लेकर के, क्योंकि केंद्र ने पुष्कर सिंह धामी पर दोबारा विश्वास जता के उनको मुख्यमंत्री की गद्दी सौंपी थी और बाई इलेक्शन कराए थे, और इस बाई इलेक्शन में पुष्कर सिंह धामी नंबर 1 पर यहाँ पर दिख रहे हैं। तो एक संदेश कहीं ना कहीं जाना है भाजपा को लेकर के कि यहाँ पर जो लगातार जो कार्य किए जा रहे थे भाजपा की तरफ से, हालांकि खाटीमा में वो रिजल्ट नहीं मिल पाया था पुष्कर सिंह धामी को, लेकिन चंपावत की जनता ने उनकी अहमियत समझी है, और पूरी तरीके से यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी को भारी मतों से यहाँ विजयी बनाने की कोशिश जो लगातार की जा रही, जो लगातार काउंटिंग में दिखाई दे रहा है, और आगे कार्यक्रम होने हैं। अब केवल इंतजार जो है, औपचारिकता रह गई है केवल जीत की, और उसको लेकर के यहाँ पर तैयारी की जा रही है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि आज जो है उत्तराखंड में चंपावत विधानसभा के उपचुनाव की जो 3 जून यानी आज जो है मतगणना होनी सुबह 8 बजे से शुरू हो चुके हैं, जिनके संभवतः दिन तक जो है रिजल्ट सामने आ जाएंगे। आज 4 बजे यहाँ पे स्ट्रांग रूम सील किया गया, जिसमें जो पोल्ड ईवीएम और वीवीपैट हैं, ऑब्जर्वर मैडम और दोनों पार्टीज़ के जो कैंडिडेट के एजेंट हैं उनके द्वारा, और इस चाबी यहाँ पे ट्रेजरी में रखवा दी गई है, और इसमें 3 लेयर सिक्योरिटी फोर्स ECI के मानकानुसार उपस्थित है, और ये सिक्योर्ड स्ट्रांग रूम है, और 3 तारीख को हम लोग तो फिलहाल मेरे साथ राजधानी लाइव में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए NB न्यूज़। नमस्कार।